तुम कहना चाह रहे हो तुम्हें कंसर्न है? नहीं। अच्छा सही है। अच्छा अभी ये बोला था जनरल जोधपुर कंट्रीब्यूशन है बट वो सिंधी को हमने तो because they wanted Pakistan मैं लाइब्रेरी में था उनको पाकिस्तान तो बड़ा कंट्री नहीं चाहिए ना किनको मुस्लिम लीग को नहीं उनको पाकिस्तान जिना को नहीं चाहिए चाहिए जिना को नहीं चाहिए जिना को अलग नहीं चाहिए था जिना से उसमें कैसे आना हुआ कैसे आना हुआ तुम सब आ जाओ उसकी जगह ले रहे हो अरे को इतने का शो है ना ओ भाई क्या हो रहा है मेरे को नहीं मामा पीछे जा ये मुझे समझ नहीं आया पीछे वाले कोने में बैठा हुआ था सर को मेरी शक्ल लिख दी थी मुझे से बातें कर रहा है ऐसा लग रहा है लकड़ी से बातें कर रहा हूं लाइक पे लगा हुआ है लकड़ी में तरीके आवाज आ रही है सर भी मुझे देख के कभी जवाब दे ये बाहर वो बैठे होंगे। हाँ तुम करके आइयो नीट पे नहीं कर दे रहा देखो इसने कुछ कर दिया कुछ कर दिया everything's light and 28 हम बंद नहीं करेंगे उन्होंने पता है उधर कम करनी कैसे शायद पढ़ना है तो बाकी रूल ऑफ कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था। नहीं बेसिक कॉम्बिनेशन का किया था बस बेसिक कॉम्बिनेशन सिंपल परम्यूटेशन किया था परम्यूटेशन कर रहे थे ना कॉम्बिनेशन भी कराने मैंने पहले कॉम्बिनेशन शुरू नहीं किया परम्यूटेशन भी करवा देंगे सर मैं आपको बताऊं कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था, कॉम्बिनेशन नहीं स्टार्ट किया था। तेरी अपनी भी नहीं किया बहुत पढ़ा है पढ़ाई रिपीटिशन में रिपीटिशन एलिमेंट्स ओके क्लास लेक्चर नंबर 17 में हमने ये ट्री डायग्राम देखी थी और ट्री डायग्राम के बाद हम रूल ऑफ कॉम्बिनेशन की तरफ आए थे। तो इसमें हमें ये देखना था कि इसका और परमुटेशन का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है या क्या वो डिफरेंस है जो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में होगा। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था इसका कि इसमें जब इवेंट अकर होता है तो ऑर्डर ऑफ इवेंट मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऑफ इवेंट मैटर नहीं करता, ठीक है। परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन परमुटेशन तो है ही वो जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ इवेंट मैटर करेगा, मतलब उसमें ये देखना होगा किस ऑर्डर में कौन सा इवेंट अकर हो रहा है। A rule of a combination is any subset of R objects. R objects का subset है combination selected without regard to their order. यहाँ इन्होंने ये बता दिया कि selected without regard to their order from a set of n distinct objects. कुछ distinct object
के सेट n से आ रहेगा, सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट s इज इक्वल टू लेट सपोज n1 n2 n3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से अगर आप कोई सबसेट लेते हैं और कॉम्बिनेशन उसके बनाते हैं, तो आप ये कहेंगे NCR, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेट n, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन सेट S सेट का नाम दिया है अगर मैंने, और कॉम्बिनेशन विद R का मतलब वो इवेंट जो कि आप वहां से ले रहे हैं एज अ सबसेट। तो NCR, और आप इसको सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं N ऑफ R, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन अगर ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन का सिंबल है। तो ये कहते हैं कि दिस फार्मूला इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ये एक एडिशनल टर्म है जो आ गई है। अगर ये एडिशनल टर्म नहीं होती तो ये फार्मूला बेसिकली परमुटेशन, वेयर r इज लेस देन n। हमारा जो सेट है वो n मन से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे बेस कर रहा है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक सर है। यानी n जो है वो पूरा सेट है और पूरा R जो है सेट है, r उसमें से वो सिलेक्टेड जितने सेलेक्ट करना है। जितने सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू एन आर का मतलब बेसिकली क्या चीज है, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है R फैक्टोरियल, ठीक है, और एन आर का मतलब NCR है ना, तो इसका N मतलब हुआ factorial n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। R और R फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज बचेगी। ये चीज जो है ये बेसिकली किसके बराबर है, NPR के बराबर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि देखिए R फैक्टोरियल का मल्टीपल है कॉम्बिनेशन। गौर से देखें इसको, जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 2, तो 2 असल में मल्टीपल है 2 का ना। इसी तरह ये कह रहा है कि R फैक्टोरियल मल्टीपल है। इन अदर वर्ड्स, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जनरेट R टाइम R फैक्टोरियल परमुटेशन। R ये कह रहा है कि हर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन R ऑब्जेक्ट्स का कहाँ से आया है, ये n ऑब्जेक्ट्स में से, सेट में से, उस सेट में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये, ठीक है। जनरेट, क्या चीज जनरेट कर रहा है ये क्या चीज जनरेट कर रहा है, R फैक्टोरियल परमुटेशन। R फैक्टोरियल परमुटेशन यानी बेसिकली जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या चीज बन रही है, परमुटेशन बन रही है ना। R फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट कर रहा है, ठीक, तो कैंसिल होगा तो फॉर्मूला परमुटेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो वही तो ये कह रहा है कि R परमुटेशन ऑफ R फैक्टोरियल ऑफ परमुटेशन को जनरेट कर रहा है ना, ये पूरा फॉर्मूला जो है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ 3 persons A, B and C, and if we wish to select a group of 2 persons out of these 3, the 3 possible groups are A, B, नहीं इसको इस तरह से लिखो, ये गैप ज्यादा आ गया, हाँ ये गैप, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से ही है A, B, ठीक है। 3 का ग्रुप था, S इज इक्वल टू A, B, क्या प्रॉब्लम है, R फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का मल्टीपल। ठीक है, ये इस तरह से है, ए बी, ए सी एंड बी सी।
असल में हमारे पास एक सेट है, उसमें उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ये तो होगा एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसके सबसेट लेता हूं तो वो जाहिर है ए और बी बनेंगे, ए और सी बनेंगे, बी और सी बनेंगे। इन अदर वर्ड्स, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं, फिलहाल याद दिला दिया, ठीक है। तो यहाँ इसने ये कहा, in other words the total number of combination of size 2 out of the set size is 3 total number of set ये बन सकते हैं, ठीक है। Now suppose that our interest lies in forming a committee of 2 persons, 2 persons की कमेटी बनाना चाह रहे हैं, one of whom is to be the president and other is the secretary of a club, ठीक है। तो अब इसके परमुटेशन क्या बनेंगे, 6 पॉसिबल कमिटीज आर ए बी बी ए। देखिए ये क्यों फिर परमुटेशन की बात करने लग गया, उसकी वजह ये है कि ए अगर प्रेसिडेंट है तो बी सेक्रेटरी है, ये ऑर्डर, और अगर बी प्रेसिडेंट है और ए सेक्रेटरी है तो भी ऑर्डर। ऐसा नहीं होगा कि आप ए और बी को बी के और ए के इक्वलाइज कर दें, ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो परमुटेशन में हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन में तो वो कह रहा है दो पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लो 2 मेंबर्स, तो यानी कॉम्बिनेशन में ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसकी परमुटेशन में अलग परमुटेशन में अलग अलग होंगे। इसकी वजह यह है कि फिर उसमें कंडीशन ऐसे गिवन होगी, वो कहेगा एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं हम 3 मेंबर्स में से, एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं दो मेंबर्स पे बेस करती हुई 3 मेंबर्स में से, तो तुम ए और बी, ए भी मेंबर है और बी भी मेंबर है, बस मेंबर है, ठीक है। लेकिन जब वो कहता है ये एक प्रेसिडेंट है और एक सेक्रेटरी है, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना, फिर तो ऑर्डर मैटर करने लग जाएगा। सर तो इधर तो इसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बोल रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है? कॉम्बिनेशन नहीं, ये तो बता रहे हैं द 6 पॉसिबल कमिटीज आर दिस, ए बी बी ए सी सी ए और बी सी सी बी, ये इधर तो हो रहा है ना ऑर्डर, हाँ सही है, लेकिन वो यही बता रहे हैं, देखिए इसके कॉम्बिनेशन, तुम ये परमुटेशन नहीं बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन है बेटा, हाँ कॉम्बिनेशन है, ये 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और 6 कॉम्बिनेशन में वो ये बता रहे हैं कि ए बी और बी ए ये सिचुएशन हो सकती है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट। कॉम्बिनेशन हुआ ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है, ए बी और बी ए कॉम्बिनेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए। इसको ट्री डायग्राम से अगर हम बनाएं तो हम यहाँ पर यही कहेंगे ना, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट और वो वाली बात तो परमुटेशन में आती है। परमुटेशन में आती तो ये एग्जांपल है किसकी, कॉम्बिनेशन की परमुटेशन? हम तो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, परमुटेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बीच में कॉम्बिनेशन में अगर ऑर्डर डिफाइन होता है तो परमुटेशन हो जाती है। हाँ अगर सही है। नहीं, इस तरह नहीं लो, इस तरह नहीं लो, देखो इस तरह नहीं लो, परमुटेशन का मतलब ही यह है कि आप ऑर्डर की बेसिस पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम ऑर्डर की बेसिस पर डिफाइन करें, दैट इज परमुटेशन, ठीक है। असल में क्या है, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क क्या है, दोनों सेम चीज है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है परमुटेशन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर तो यहाँ ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं ना, इसका मतलब दैट इज परमुटेशन, ठीक है। In other words, the total number of permutations of 2 persons out of 3 is 6। देखिए ये परमुटेशन ही तो, परमुटेशन ही बोला है, ठीक है, परमुटेशन ही तो है। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा था, पहले जो बात कह रहा था वो परमुटेशन के अकॉर्डिंग ही कह रहा था ना, कि ए और बी और ए दोनों में डिफरेंस है, दोनों की पोस्ट डिफरेंट है। लेकिन अगर फर्ज करें हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन, तो फिर वहाँ ये पोस्ट नहीं डिफाइन होती, वहाँ तो ये कहता है कि एक क्लब है, उसके अंदर 3 मेंबर है, उनमें से 2 कमेटी के मेंबर चाहिए। इसलिए मतलब अगर कॉम्बिनेशन की बात है तो ये सारे सेम है, सही है, दैट मींस देयर ओनली 3 कॉम्बिनेशंस, सही है। लेकिन अगर ऑर्डर डिफाइन कर दिया तो फिर तो 6 हो जाएंगे। हाँ फिर 6 बजे और उसको देखो परमुटेशन में क्या होगा, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा ना। अच्छा देखो इसको इस तरह से देख लो, और से देखो, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, इस तरह देखो आमना, n factorial divided by n minus r, 3 minus 2 factorial, ठीक है।
दैट इज 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही है और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 है। अच्छा, NCR n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 2 से 6 नहीं होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब तो 3 into 2 है ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 into 3 into 2 है, तो सिंपल फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 minus 2 फैक्टोरियल। 3 minus 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 और उसके साथ r फैक्टोरियल भी है ना, r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बच रहा है? r फैक्टोरियल का फर्क है। सर एक मिनट अब समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल। हाँ सर से हो जाएगा। एक तरफ परमुटेशन है, एक तरफ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन ये आएंगे कब? जब आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। और परमुटेशन में सर जी जी बोले। सर कॉम्बिनेशन में n माइनस आर का फैक्टोरियल नहीं होता? n माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना, यही तो लिखा है मैंने। कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन में n माइनस आर फैक्टोरियल ही तो होता है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है ना फॉर्मूला। NCR का फॉर्मूला ये होता है ना बेटा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ये होता है ना। सही 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 सही। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसको पढ़ लें कि ये इसको रीड कैसे करते हैं। हम ये कहेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, दो मेंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है जनरेट द परमुटेशन ऑफ ए बी एंड बी। ए बी दो लोग ले लिए आपने, और वो किस तरह जनरेट करेंगे परमुटेशन? या तो ए बी, ए प्रेसिडेंट बी सेक्रेटरी, या बी ए बी प्रेसिडेंट ए सेक्रेटरी। ये क्या जनरेट हो रहा है? परमुटेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, बाकी का भी तुम समझ सकते हो, ए सी सी ए और हाँ भी हरी बात। आगे चले। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है किसी ने? पढ़ी थी, पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ी। अच्छा देखो, फर्स्ट करो अगर ये सीरीज लिखी है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो कहता है आपसे इसकी 9th टर्म कैलकुलेट करें। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ये स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। एक और भी तो फॉर्मूला होता है। वो तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला होता था, जो बाइनोमियल थ्योरम है बेसिकली। थ्योरम पढ़ा है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसी को तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी स्पेसिफिक टर्म है। स्पेसिफिक टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टर्म को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक टर्म when we expand the binomial terms or binomial expansion, तो we can calculate the specific term by using this formula. ये कहते हैं कि NCR is called the binomial coefficient. NCR is called the binomial coefficient because of its appearance in the binomial expansion. इसकी binomial expansion के अंदर ये a to the power n minus r, b to the power r और NCR के बराबर होगा। ये specific term calculate करने का formula है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम है बेसिकली। अब अरे मेरी बात सुनो, आप लोग जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं वो भी आप बात सुने। ए पावर क्यूब लिखा है, फॉर्मूला पता है क्या होगा इसका? ए टू द पावर n प्लस n ए टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2 b प्लस n माइनस 1 ए टू द पावर n माइनस 2। अरे बाइनोमियल थ्योरम ठीक है, प्लस n माइनस 1, यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अरे वो क्या रहा है? यहाँ तो बोल तो रहे हैं, लेकिन क्यों बोल? बता रहा हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए। तुमने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा, इसका मतलब। चलिए फिर हम इसको रोक देते हैं और यहाँ से मैं सिर्फ डायरेक्ट
हम इसकी उस पे आते हैं। मैं तो आपको लॉजिक समझा रहा था उसकी। मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम पर किसी फंक्शन को, किसी टर्म को एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? 3 टर्म्स। बाइनोमियल को अगर फर्ज करें, देखो बिलाल, अगर ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल थ्योरम पर एक्सपेंड होता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली याद है ना हमें, तो हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा तो ये इसका है। ठीक है, ये भी बाइनोमियल पे एक्सपेंड हुआ है, लेकिन हम इसको सिंपल क्या कह रहे हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पावर को क्यूब कर दूंगा तो भी तुम्हें फॉर्मूला मेमोराइज अगर तुमने किया हुआ है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर a प्लस b पावर 4 आ गई या 5 आ गई या 6 आ गई लेट सपोज, तो अब तुम्हें देखो नहीं, इसका एक शॉर्टकट प्रोसीजर है। तुम क्या करो, a प्लस बी की पावर क्यूब और a प्लस बी की पावर क्यूब पर इसको ब्रेक कर दो, इसको अलग खोलो, इसको अलग खोलो, मल्टीप्लाई करो। मगर दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत टाइम भी लगेगा। हाँ, और टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तो इसलिए जो है हम ये करते हैं कि इसको बाइनोमियल थ्योरम पर एक्सपेंड करते हैं। वो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये है, ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू a to the power n plus n a to the power n minus 1 b plus n minus 1 a to the power n minus 2 b square divided by 2 factorial। ये चीज है। सर एक से एक ही समझ नहीं आई। सर ये है भाई 8 की होल स्क्वायर का, ये वही फॉर्मूला है बेटा। उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है है सर, जो उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे तो उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बीच में डाला हुआ है, तो वो कैसे करा है? ये इसी से तो ड्राइव होता है। यहाँ देखो इन्होंने क्या लिखा है, एन आर इज इक्वल टू 0 to n तक। 0 to n तक जाना है। हाँ, तो 0 to n तक जाना है ना, ये जो समीशन सीरीज दी हुई है। हाँ। तो ये ही तो असल में बाइनोमियल थ्योरम को डिफाइन कर रही है। ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ड्राइव फॉर्म है उसकी। तो अब तुम एक काम ये करो, इस बाइनोमियल थ्योरम को देख लेना कि क्या है। मैंने तुम्हें बता भी दिया यहाँ पर, लेकिन अब तुम डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओ। मेरी बात समझना, देखो एक ही बिलाल इधर देखो, a प्लस बी की पावर 6 लिखा है ना, तुम्हें मालूम है इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? क्यों नजर नहीं आ रहा? 7 टर्म्स आएंगी। अच्छा 7 है। मोर देन 1 टर्म होती है। ठीक है, मोर देन 1 पावर होती है। ठीक है, 6 है तो 7 टर्म्स आएंगी। अच्छा, अगर 61 है तो कितनी टर्म्स आएंगी? 62। अगर कोई आदमी तुमसे ये कहे कि मुझे 55 जो 55th टर्म है वो बताओ, तो इसका तरीका क्या होगा? क्या तुम पूरी 55th टर्म तक एक्सपेंड करोगे? करना तो पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट ना हो और वो तुमसे कहे 55th टर्म बताओ, तो तुम्हें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। सर वो याद नहीं आ रहा। वही तो लिखा हुआ है ये। नहीं सर ये वाला नहीं है ना, एक और फॉर्मूला होता था। ये बोलना है 61C 61C 61 बाइनोमियल फैक्टर जो रखा होता है। नहीं सर वो एक और फॉर्मूला होता था, मैंने पढ़ा था उसमें। अच्छा देखो बिलाल, अभी हम हिट एंड ट्रायल करने नहीं बैठे। मैं जो बात समझा रहा हूँ उसको फोकस करो। ये बता दें ये एक्सपेंड हुआ कैसे? कौन सा? ये जो आपने ये फ्रैक्शन एक्सपेंड किया कैसे किया? मैं तो अभी ये बैठा बैठी शब्द है, लो 5 से उससे आगे पूछो। बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। वो ठीक है, समझ आती, लेकिन पूरी कैसे एक्सपेंड की वो ये तो नहीं बता। इसमें यही होता है ना बेटा। अब आप मुझसे ये सवाल करें कि a प्लस बी का होल क्यूब इसी के बराबर क्यों होता है, तो इसकी लॉजिक है ना इसके पीछे। इसकी लॉजिक ये है कि बेटा ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी अगर करूंगा तो पावर 1 1 1 पावर क्यूब के इक्वल आ जाएगी। इनका मल्टीप्लीकेशन देख लो, जो भी आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, तभी तो हम इसको ये कहते हैं कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इसके इक्वल है a प्लस b का होल क्यूब। अब तुम कहते हो why, what is the logic behind this? What is the logic behind this expansion? तो हम क्या कहेंगे, हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे ना। इसी तरीके से वो कहता है कि a प्लस बी की पावर अगर n है तो ये जनरलाइज एक्सपेंशन लिखी है मैंने, और कुछ थोड़ी किया है।
ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये बाइनोमियल सर वो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जो है वो पूरे से हो रहा है या b स्क्वायर अलग है? पूरे से नहीं, पूरे से हो रहा है बिलाल, डोंट। मतलब b स्क्वायर ही है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, अब ये कहता है बाइनोमियल कोफिशिएंट हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये वाली जो टर्म है ना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये कहता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की दो प्रॉपर्टीज है। एक ये है कि एन आर का मतलब यहाँ NCR है बेसिकली, ये बराबर है n माइनस आर, दूसरा बराबर है n माइनस आर प्लस n r इज इक्वल टू n प्लस 1 और r। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला नहीं है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की दो प्रॉपर्टीज हैंगी, ठीक है। अच्छा सर ऊपर करेंगे। सर तो इसका ताल्लुक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है। NCR पूरा कॉम्बिनेशन ही तो कैलकुलेट। हाँ सही सही। सर ये n और r के दरमियान ये डिवाइड का साइन क्यों नहीं लगाते हैं? ये तो हवा में है सर। n और r का डिवीजन कौन सा कह रहे हैं बेटा? ये जो कोफिशिएंट टू प्रॉपर्टीज में जो है सर, ये डिवीजन नहीं है बेटा, ये प्लस एडिशन है। सर ये नहीं सर, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो। अच्छा इसी तरह एक और चीज है, ये देख लीजिएगा, n0 इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1। गौर से देखिएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है तो n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, जीरो है ना असल में, n माइनस r का मतलब जीरो है, तो जीरो n माइनस ये आ जाएगा इस तरह से, तो ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। हाँ इसी तरह से n अगर है n तब भी क्या होगा, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, n माइनस n जीरो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अरे भाई r फैक्टोरियल की जगह भी तो n फैक्टोरियल आ जाएगा ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ जैसे ये 0 फैक्टोरियल नीचे तो 1 हो गया सही, लेकिन ऊपर तो n फैक्टोरियल बचा है ना, नीचे n फैक्टोरियल भी तो है ना। अगर n कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना हम, कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूला ये है ना बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और इस वक्त सॉरी r फैक्टोरियल, और इस वक्त जो है r और n बराबर है, r और n बराबर है, तो ये n माइनस n तो एक तरह से ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये खुद n फैक्टोरियल बन गया, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 1। हाँ सर थोड़ा देखना तो ये हमें शॉर्टकट्स बता रही है। प्रॉपर्टीज है, ये इस्तेमाल करनी होगी आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। ये कभी तो ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सॉल्व करना पड़ा, हमने हम प्रॉपर्टी अगर याद। बिलाल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। इस वक्त इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के 27 सेक्शंस हैं जो बने हुए हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, ACF भी है, BBA भी है, सोशल साइंसेस भी है, सारे हैं। मेरी जितने इंस्ट्रक्टर से बात हुई है सब ने ये कहा कि हमने ये चीज पढ़ाई नहीं, डायरेक्ट चलेगा आगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ा ही नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी? पता नहीं, बच्चे कह रहे हैं हमें आती है। सर ऐसा थोड़ी सर, हर क्लास में कोई हमारे जैसे बच्चे भी होंगे ना, नहीं पढ़ेगी। सर वो सारे इस दोनों के जैसे बच्चे हैं वहाँ पे सब आ रहे हैं। मैं तो 3 साल हो गए। इंस्ट्रक्टर्स का भी ये कहना है कि ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इसकी पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन मुझे चूंकि पता है कि बच्चों का प्रोबेबिलिटी सेक्शन वीक होता है और इसमें बहुत कुछ है। हाँ जैसे ये दोनों बहने हैं, इन दोनों का मामला है कि इनको S1 S2
नहीं सर बोले स्पेशल केस है। स्पेशल केस वो तारीफ के लिहाज से कह रहे हैं। मैंने भी पढ़ा तुम जितना रूखे फीके होके बैठे हो तो इसलिए वो कोई समझता ही नहीं है। मेरे पास आ जाना नेक्स्ट सेमेस्टर में, तुम्हें टीए बना देंगे। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है। अच्छा, थर्ड से बन सकते। वो शक्ल से ज्यादा लगता है तुम्हारे, इसलिए कहा। अच्छा जनाब, इसको देख लें, ये क्या है? सर अभी आप एक सारा पीछे पढ़ा है, सब सवाल करना अभी तो करवा। हाँ पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसकी लॉजिकल, आपको उसकी सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स मालूम तो होने चाहिए ना। नहीं नहीं, 10 में से 3 लोगों की कमेटी फॉर्म होगी और ऑर्डर। अब ये वही चीज है जो मैं पढ़ाना चाह रहा था ना, कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? अच्छा, ऑर्डर इन विच द 3 persons ऑफ कमेटी आर चूजन इज अनइम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। इट इज देयरफॉर एन एग्जांपल of problem involving combination। तो डिजायर्ड कॉम्बिनेशन NC8 NC3 इसको डायरेक्टली आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 120। लेकिन अगर फिर मैं कहूंगा गौर से समझना, इन तीनों पर्सन्स की जो कमेटी बन रही है ना 10 में से, तीनों पर्सन्स की जो कमेटी बन रही है 10% में से, इसकी पोस्ट डिफाइन कर देते PST, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन के बजाय परम्यूटेशन बन जाता, और ये बनता 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 3, 7 फैक्टोरियल। बस 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल तक ऊपर कट गया, बचा खाली 10 × 9 × 8। 720 हो जाए, 270। आगे इससे 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जाता ना, और नीचे भी 7 फैक्टोरियल है ऑनवर्ड जाता, तो ये पूरा ये परम्यूटेशन बता रहे हैं। अच्छा परम्यूटेशन, ठीक है। मतलब परम्यूटेशन में डायरेक्ट n फैक्टोरियल पर 7 फैक्टोरियल होगा। सर ये आप फिर से समझा सकते हैं? इसमें 3 फैक्टोरियल नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय ये वाला मैं क्या बता सकता हूँ बेटा, आपने क्या पूछा? सर ये क्या कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 × 9 × 8 अप टिल 8 × 7। 1 तक होता है ना। हाँ हाँ। अच्छा, इसी तरह नीचे क्या है 10 - 3 फैक्टोरियल, यानी n - r फैक्टोरियल। एक तरह से ये n - r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, ये भी r है। इसको मल्टीप्लाई किया 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 है, ये रहा, और 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 × 6 समथिंग 1 तक। जो कैंसिलेशन हो रही थी ये पूरी कैंसिलेशन हो गई, ठीक है। 3 3 × 9, 2 4 × 8, 4 3 × 12, 10 × 120, ये चीज आ गई। ये है तो सिंप्लीफिकेशन। हमने सर n - r फैक्टोरियल × r फैक्टोरियल किया जी, वही जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। अगर परमुटेशन पर आ जाते तो फिर, अच्छा आमना परमुटेशन ज्यादा आता है या कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है? परम्यूटेशन ज्यादा आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आंसर किसका बड़ा आता है? उसकी कॉम्बिनेशन ऑर्डर्स में सर ज्यादा है ना। ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है जनाब। इन हाउ मेनी, मुझे तो दोनों नहीं आते। इन हाउ मेनी वेज हमें तेज करना है, अपना जो पेस है ना उसको फास्ट करना होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ड्रॉ अ हैंड ऑफ 5। अभी तो चूंकि इंट्रोडक्शन चल रहा था ना लास्ट क्लास में भी, इसमें भी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पेस के साथ जा रहा हूँ, लेकिन अब हमें फास्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ड्रॉ अ हैंड ऑफ 5 कार्ड्स?
फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। याद रखें, जब भी कार्ड की बात करेगा कहेगा वेल शफल्ड है ताकि बाइसनेस ना हो। कॉइन की बात करेगा तो कहेगा फेयर कॉइन हो ताकि जो टॉस हो उसमें कोई बाइसनेस ना हो। अगर डाइस थ्रो की बात करेगा तो कहेगा, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं फेयर डाई का ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वो बाइसनेस ना हो उसके अंदर ना, अनबाइस्ड कॉइन या अनबाइस्ड डाई, ठीक है। अब ये कहते हैं 52 कार्ड्स में हाउ मेनी वेज। अभी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहा है बेसिकली। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एंटर ही नहीं हुए हैं। प्रोबेबिलिटी से पहले जो काउंटिंग रूल्स हैं उन काउंटिंग रूल्स की हम बात कर रहे हैं। ये काउंटिंग रूल्स आगे जाके इनकॉर्पोरेट होंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो अभी हम राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न द calculation of different objects, different n object, distinct object from a set S, और कैसे हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसने कहा 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स ड्रॉ करने। देखो टोटल कार्ड कितने हो गए 52, कॉम्बिनेशन 5 कार्ड्स तुम्हें ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। 5 कार्ड्स ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि तुम इसको पूरा 52 से आगे तक फैक्टोरियल पे खोल दो, 5 फैक्टोरियल पे खोल दो, ठीक है। तो ये जाहिर है 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गई, ये तो ये लोग सिर्फ 48 तक क्यों गए? तो शो नहीं किया ना, इतना बड़ा शो नहीं तो तेरा भी चोरी करोगे। बस ये आगे तक इन्होंने शो नहीं किया है इसको। और ये बेसिकली कैलकुलेटर में डालेंगे 52 से, नहीं इसको पूरे को कैलकुलेटर में डालोगे। अच्छा हाँ, 47 फैक्टोरियल नीचे है ना, आर फैक्टोरियल था ना, तो आर फैक्टोरियल वो कैंसिल आउट हो गया ना, पूरा कैंसिल आउट। आगे का अपने लिखा नहीं ये आगे का नहीं, ये तो बहुत सिंपल है हमने। सर दो लोग साथ नहीं खड़े हो सकते या दो बॉल साथ कार्ड अभी रख सकते हैं साथ, कोई मसला नहीं। वो तो वो भी बेसिक है, वो भी मेन नहीं है, वो भी मेन स्टफ नहीं है। मेन स्टफ तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। सर वो अगले सेमेस्टर में ना। सर ये पूरा 52 फैक्टोरियल आपने ओपन क्यों नहीं किया हुआ? आपका कहने का मतलब ये देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला समझिए, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 52 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। यही होगा बेटा फॉर्मूला। जिन्होंने क्वेश्चन किया है मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। 52 जी। अच्छा 52 फैक्टोरियल का मतलब तुम ये नहीं कहोगी 52 बाय 51 बाय 50 बाय 49 बाय 48 बाय 47 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय, गौर से देखना, 47 फैक्टोरियल का मतलब 47 बाय 46 बाय समथिंग, ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये जो पूरा 47 फैक्टोरियल है, इस 47 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। आई वाज आस्किंग कि लाइक पूरा लिखेंगे ना, अगर ये नहीं लिखा हुआ था नीचे 52 माइनस 5 तो हम पूरा लिखते ना ऊपर, अगर उस केस में अगर नहीं लिखा हुआ होता तो। अगर वो नहीं लिखा होता, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ओके सही, थैंक यू सर। देखिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, हैविंग रिव्यूड द काउंटिंग रूल्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? काउंटिंग रूल्स पढ़ लिए हमने। अब इस काउंटिंग रूल्स के बाद ये काउंटिंग रूल क्या काम करेंगे? हमें फैसिलिटेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के लिए। प्रोबेबिलिटी की जब भी कैलकुलेशन करूंगा तो ये काउंटिंग रूल्स ही है जो काम आएंगे, ठीक है। पहले ये निकालना पड़ेगा फिर प्रोबेबिलिटी। नहीं, प्रोबेबिलिटी में अक्सर बेशतर आपको कैलकुलेट करते वक्त एनसीआर और एनपीआर लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस रिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट लूं और उसका एक इवेंट ले लूं और वो रैंडम हो, ठीक है। द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्लान्ड
planned activity or process whose result yield a set of data. A single performance of an experiment is called a trial. The result obtained from an experiment or a trial is called an outcome. ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको मालूम है कि क्या है. आगे हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है जो डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इवन दो इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम. बहुत दफा बार बार रिपीट हो रहा है. आप कॉइन टॉस करते रहे, हर बार हेड 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 आता रहेगा. तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और आउटकम्स जो आ रहे हैं वो रिपीट हो रहेंगे ना. ठीक है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, द थ्रोइंग अ बैलेंस्ड डाई, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, selecting a sample etc are example of random experiment. इसकी तीन प्रॉपर्टी है, पहली वो, दूसरी, तीसरी. दोनों को देख लेते हैं. तीनों को. एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है प्रैक्टिकली भी, थियोरेटिकली भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर एक है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना, प्रोबेबिलिटी कहीं डिस्कस ही नहीं होगी उसके अंदर. एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज ओनली वन पॉसिबल outcome, हाँ ठीक है, is not a random experiment. The outcome of each repetition is unpredictable. It has some degree of uncertainty. यहीं से probability raise होगी. आगे ये कहते हैं कि this process of अच्छा एक इंटरव्यू ले रहे हैं, उस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि तीन प्रॉपर्टीज हो सकती है. This process of interviewing can be repeated a large number of times. ठीक है, एक हर इंटरव्यू में there are two at least पॉसिबल रिप्लाईज, दो पॉसिबल रिप्लाईज हो सकते हैं. आई एम ए स्मोकर, आई एम नॉट ए स्मोकर. ठीक है, आप ये क्वेश्चन रख लिया आपने, तो आप बार बार ये क्वेश्चन करेंगे और प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि वो जवाब या तो ये आएगा या ये आएगा. ठीक है, फॉर एनी इंटरव्यू द आंसर इज नॉट नोन इन एडवांस. आपको आंसर एडवांस में नहीं मालूम होगा. ठीक है, वो कुछ भी निकल सकता है. एक तरह से आउटकम कुछ भी आ सकता है, आउटकम कुछ भी आ सकता है. There is an element of uncertainty regarding the reply. ठीक है, इससे अब हमें कॉन्सेप्ट पता चला कि a concept that is closely related with the concept of a random experiment is the concept of sampling, sample space. Sample space. अब मैं आपको समझ में आया कि सेट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे थे. एक क्वेश्चन आया था, बिलाल ने किया था या पता नहीं किसने, कि सर ये हम सेट थ्योरी क्यों पढ़ लेंगे. सब मैंने जवाब दिया था कि हमें सैंपल स्पेस जो बनाने होंगे वो पूरा कंसेप्ट बेसिकली सेट थ्योरी के ऊपर बेस करता है. सो वी नीड टू स्टडी द सेट थ्योरी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. ठीक है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिजल्ट इन, नहीं सैंपल, हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं. एक सेट जिसमें तमाम के तमाम पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हों उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं. पॉसिबल आउटकम. ठीक है, अब आप कहेंगे पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं. एक कॉइन टॉस किया आपने, हेड और टेल भी हो सकता है, टेल और हेड भी हो सकता है. एक कॉइन एक फेयर डाई टॉस किया आपने, मतलब ड्रॉ थ्रो की, और उसमें जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो उसका पूरा सैंपल स्पेस होगा. ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. यहाँ ये बता दिया इन्होंने. द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिजल्ट इन ईदर ऑफ द टू पॉसिबल आउटकम, हेड आएगा या टेल आएगा. द सैंपल स्पेस इसकी जो बनेगी वो एच और टी करके बनेगी. अगर एक डाई थ्रू करूंगा तो सैंपल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 एंड समथिंग 6 तक. ठीक है, अब ये देखिए कहता है द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग टू कॉइन विल कंटेन 4 पॉसिबल आउटकम्स डिनोटेड बाय, एक कॉइन टॉस किया, दूसरा कॉइन टॉस किया, हेड को फॉलो करेगा दोबारा हेड को फॉलो करेगी टेल, टेल को फॉलो करेगा हेड, और टेल को फॉलो करेगी टेल. तो ये एंटायर सैंपल स्पेस बन गया. ठीक है, हाँ ना. सो फिर तो हेड भी अलग-अलग होने चाहिए, मतलब पहला वाला हेड अलग होगा, दूसरा वाला. क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए. हेड तो तुमने पहला कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, दोबारा कॉइन टॉस किया, क्या आ गया, तो बस हेड अलग अलग कहां से हो गया. हेड फॉलो कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है, यानी दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, पहला टॉस दूसरे टॉस को फॉलो कर रहा है.
क्या बुक क्या है सवाल कैलकुलेशन में था ना, ऑर्डर मैटर करता था। द सैंपल स्पेस, आइए इधर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो चीज कैलकुलेट होती है ना, वो ए क्रॉस ए से कैलकुलेट होती है। ए क्रॉस ए का मतलब हेड टेल। अब अगर कार्टिशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाए थे ना मैंने तुम लोगों को, तो कार्टिशियन प्रोडक्ट एच एच आएगा, टी एच आएगा, एच टी आएगा, टी टी आएगा। मतलब वही चीज है जो हमने सैंपल स्पेस बनाने के लिए कार्टिशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि ए क्रॉस ए का कोई भी पॉइंट जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, एक्स वाई एक पॉइंट बना, सैंपल स्पेस का एक आउटकम, सैंपल स्पेस का एक पॉइंट, दोनों बातें सेम है। सैंपल स्पेस का एक आउटकम, सैंपल स्पेस का एक पॉइंट बनेगा कैसे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कहाँ से आ रहा हो, पहले सेट से, बी वाई बिलोंग्स टू सेट ए दूसरे सेट से, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए। आगे ये कहते हैं कि 36 आउटकम्स आएंगे अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो, और वो तुम्हें पता है कौन कौन से, 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 6 तक। फिर उसके बाद दोबारा हम जाएंगे 2 1 2 2। ठीक है, 36 आउटकम्स होंगे, ये बना के भी दिखा दिए इन्होंने। इवेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम्हें मालूम है कुछ भी आ सकता है, वो जो आएगा आउटकम तो उसको तुम कहोगे क्या, ये इवेंट है, एक इवेंट अकर हो गया और उस इवेंट में हेड आ गया या मतलब सर दो हेड आ गए तो एक इवेंट हो गया, वो तो वो भी एक इवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही कॉइन टॉस किया है और हेड आ गया तो हमने कहा एक इवेंट अकर हो गया। ठीक है, एनी सबसेट आपने लाइन लगाई है या एक लड़के ने लाइन लगाई, कौन है लड़का, समझाए ना थोड़ा सा ये। वो गलती से लग गई। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। चले आगे, तो मतलब ये लाइन नहीं है, नहीं है बेटा। बस ठीक है। Any subset of a sample space S of a random experiment is called an event. An event is an individual outcome or any number of outcomes, sample point of a random experiment. आगे चलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। दो तरह की इवेंट्स यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। एन इवेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट, एक इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो। सही है, सिर्फ एक हेड आया वो हेड और हेड, ये एक इवेंट हुआ। ठीक है, ये एक इवेंट हुआ ना। सिर्फ एक पॉइंट उसको सिर्फ सिंपल नहीं बोलेंगे। एन इवेंट का मतलब ही ये है कि एक पॉइंट बन रहा हो ना, मतलब एक पॉइंट टॉस हुआ, उसको फॉलो किया दूसरे पॉइंट ने, दूसरे, हेडेड मिला के हाँ नहीं सर, तो एक पॉइंट जब टॉस करेंगे जब भी इवेंट तो होगा ना, क्योंकि या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। अगर हेड है हाँ वो सिंपल, उसको हम इस तरह से ले सकते हैं, यानी अगर हेड टेल पूरा तुम्हारे पास एक सेट था और इस सेट के अंदर से तुमने एक इवेंट टॉस किया तो वो आ गया तुम्हारे पास हेड की फॉर्म में, तो इसको सिंपल इवेंट कह रहे हैं। कंपाउंड इवेंट मोर देन वन सैंपल पॉइंट वो एंड जो है वो कंपाउंड है। हाँ नहीं एच एच कंपाउंड नहीं है, एच एच के साथ फिर एक एच टी भी आएगा तो वो कंपाउंड इवेंट होगा। देखो यहाँ पढ़ते हैं ना, एंड इज प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ सिंपल इवेंट्स। गौर से देखना कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट को कैसे समझाया। द अकरेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज अ सिंपल इवेंट। तुमने सिर्फ डाई थ्रो कर दी, Six आया। 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, दैट इज सिंपल इवेंट। while the occurrence of a sum of 10 the while the वही कर रहा हूँ बेटा, while the occurrence of a sum of 10 sum of 10 sum of 10 का मतलब क्या है, जो तुमने, हाँ तुमने डाई थ्रो की, अब तुम कह रहे हो कि 10 आना चाहिए, सम किसका सम, जाहिर है एक से ज्यादा दफा डाई थ्रो करोगे क्योंकि उसके ऊपर तो मैक्सिमम 6 लिखा हुआ है। तो कहता है विद अ पेयर ऑफ dice is a compound event and it can be decomposed into 3 simple event, और उसको
मुझे लगता है प्रोजेक्टर एक मिनट, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ प्रोजेक्ट मल्टीमीडिया में कुछ इशू आएगा, हम स्टार्ट कर होने का वेट कर रहे हैं उसके, काइंडली वेट कीजिएगा। क्या चक्कर है, लैपटॉप तो कनेक्टेड है। इसको एक दो दफा प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। करो, आप जगह दे दीजिएगा। क्या प्रेस करें? प्रेस कर दे। पावर बटन है ना? ये नहीं है, यही अरे ये तो सही है काम करके आगे पीछे लाइन में एडजस्ट हो हो गया बस चल जाएगा। हमने बात है आपने नहीं कहना है। नहीं शायद चल रहा है, कह रहा है बस चेक कर रहा चल रहा है। चेक करो घर में ही नहीं मैं चेक करूं मशीन पे मशीन रन करी, आवाज आ रही है। आ रही है उछल के सुनो। वो सुन सकता है तो चल के भी सुन सकता हूं। नहीं, ये एक दफा और प्रेस होगा क्योंकि ब्लिंक कर रहा है ना ये। एक और दफा दबाओ। नहीं वही वाला बटन दबाओ। सारे बटन दबा के चेक कर। जवाब दे रहा हूं। आ गया आ गया हो गया। आ रहा है आ रहा है। लो आ गया। नहीं ये वही आ गया। It's a sign कि आप क्लास लेते हैं। सर या तो कोई सर बात को नहीं नो सिग्नल दिखा रहा है जी, कोई केबल ही नहीं है। बुलाओ सिर्फ एक मिनट क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ से और anything to help किसी को बुला दो ना, किसी को बुला दो। किसी को बुला दो। हमारी अंग्रेजी कमजोर है। सर यार मत क्लास से नहीं नहीं पढ़ना है भैया। बुला ले। वो ठीक कर देगा आगे। भाई आप हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे मल्टीमीडिया का कुछ इशू आ गया है, और जो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है स्टूडेंट उनके लिए एक इशू ये है कि ज़ाहिर है वो नहीं देख सकते उसकी स्क्रीन। तो सर हम भी लैपटॉप पे पढ़ते हैं। हमारे पास अब ऑलमोस्ट क्लास नहीं, कहाँ से खत्म हो गई, 20 मिनट रहते हैं। पढ़ना ही नहीं है। सर इसकी कॉपी नहीं पढ़नी चाहिए सर। कॉपी भी नहीं खोली। उसको समझ में आ रहा है ना सर सर। कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी से सर जब भी तो जाके देखिए यार समझ में नहीं आता इसको। नहीं यार, क्या मैंने अब जो है ना किसी के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना, मैं तो बहुत ही सीरियस आदमी रहा हूँ हमेशा से, पता नहीं क्या हो गया सर हम आपको चेंज कर रहे हैं सर। इस सेमेस्टर में। कल वो मैंने एक बात कह दी थी ऐसी मजाक में एक बच्ची को, वो पर्सनल ले लिया। नहीं वो एडवर्टाइजमेंट की पोस्ट लगा रही थी दराज की, इधर उधर की। तो बच्चों ने पूछा कि भाई वो आप ये क्या है, तो मैंने कहा ये एडवर्टाइजमेंट है इनकी तरफ से। तो वो बेचारी काफी परेशान हो गई, फोन आया मेरे पास, सर आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं। सर ये ऐसी लंबी रही है उसने, इसको आप कुछ नहीं बोले। नहीं, हर बच्चा हमारा स्टूडेंट है बहुत। सर आप गारंटी दे रहे हैं इससे आप सवाल मुझे पूछिए। अच्छा सवाल दे। सर इसको भी एक सवाल दे आप। अब अगर मेरे पुराने स्टूडेंट देखेंगे तो वो मतलब बहुत गुस्सा करेंगे कि सर हमारे साथ तो आप इतना स्ट्रिक्ट थे कि हम तो बात क्या सांस भी लेते थे। माहौल मतलब सरगम स्टांसेस पे बेस करता है। इस वक्त ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड सिचुएशन है, इतनी पैनिक। आप देख रहे हैं इस वक्त। नहीं उससे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। वो जब असाइनमेंट सबमिट कराएगी फाइनल पेपर देगी तो अंदाजा हो जाएगा। अच्छा इस वक्त मेरी बात सुने। यार एक मिनट
सर गुड बाय कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हमें कम्प्लीटली ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आज मीटिंग है इसके अंदर। सर आप बोलिएगा नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। सर यार अभी सो जाओ, कोशिश करेंगे। टॉपिक चल रहा है। टॉपिक मुश्किल चल रहा हो या ना चल रहा हो, तो समझ में नहीं आएगा। सर फिर फाइनल भी कैंसिल कर रहे हैं। हाँ सर फिर फाइनल ये पेपर भी ऑनलाइन। हाँ सर, और पेपर में तो सर बच्चे भी इतने सारे आएंगे, वो भी एक साथ। नहीं कोई अरेंजमेंट करेंगे, ये इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। छोड़े सर, एक बात बताओ, ये पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, पेपर फिजिकल। नहीं तो तुमने आधे से ज्यादा सेमेस्टर तो ऑनलाइन फिजिकल पढ़ा है यार, हमने बड़ा सर जो घर पे रहो, वो उनका मसला है, वो उनकी चॉइस है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मामलात बेहतर कर दे ताकि सर अभी DOA का केस हुआ था लास्ट वीक, 35 मार्क्स आके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ गया। गुड पॉइंट। जी सर, जी सर। अच्छा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि तुम मास्क लगाओ। हाँ मैंडेटरी हो गया था, 35 स्टूडेंट्स थे क्लास की सर। सर वो मार्च में कैसे कोई पेपर सॉल्व करता है ये बताएं। मास्क में लोग पूरा पूरा ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तुम कह रही हो पेपर का बंदे की जिंदगी बहुत से खेल ले तो बोल दो यार। सर इतना अलग चीज होती है सर, ये अलग बात चीज है। है। Yes, sir. ग्राउंड में बैठकर चले भाई ठीक है, फिर आज ऑफ करते हैं। सर लेकिन ऑनलाइन नहीं सर, ऑफ सर, ऑनलाइन ऑफ। ऑनलाइन का नहीं करेंगे सर। बेटा मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, वो तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना बच्चे रो रहे हैं, बोलो। सर आप बोलिएगा ऑन कैंपस वोट। हम भरना देंगे। सर हाँ बच्चों नहीं, ये तो सारे